नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ उनके विरोध की भी शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने पूछा कि इसका फायदा किसे होगा। उन्होंने कहा कि 24 परगना जिले में 3 चरणों में चुनाव क्यों कराया जा रहा है? क्या इसलिए कि वहां टीएमसी मजबूत है? क्या ऐसा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर किया जा रहा है? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे, 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही दौर का मतदान होगा, जहां 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी की गिनती 2 मई को होनी है। और ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। आइए उन्होंने सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। তাকে আবার পার্ট 1 পার্ট 2 করছে। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় যেহেতু আমাদের জোর বেশি, সেখানে 3 দিনে ইলেকশন করছে। মানে একটা জেলা 3 বারে। বুঝুন অবস্থা। 5th মার্চ যে ইলেকশন হচ্ছে, নোটিফিকেশন যেটা হচ্ছে 1 এপ্রিল। বাঁকুড়া পার্ট 2, পশ্চিম মেদিনীপুর পার্ট 2, পূর্ব মেদিনীপুর পার্ট 2, সাউথ 24 পরগনা পার্ট 1। এগুলো কি নরেন্দ্র মোদী और अमित शाह কথায় হয়েছে? वहीं बीजेपी ने स्वागत किया है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव की घोषणा कर दी है। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं न कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहां पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में, लेकिन सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल पर ही है कि वहां क्या होगा, क्योंकि वहां काफी तीखा घमासान चल रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के साथ साथ बाकी जो राज्य में चुनाव होने वाला है, सारे राज्यों के लिए चुनाव का जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने आज डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बंगाल का चुनाव 8 फेज में होगा और इस बात को लेकर राजनीतिक माहौल में काफी चर्चा है, क्योंकि बहुत सारे जो स्पेशली ऑपोजिशन पार्टीज है, जैसे कि कांग्रेस, लेफ्ट और यहाँ जो तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, उनका कहना है कि ये जो शेड्यूल बनाया गया है, हर जिला को अलग अलग करके, कुछ जिले में 3 फेज में इलेक्शन हो रहा है, ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है। और बीजेपी को इससे इसलिए फायदा आएगा क्योंकि बाकी राज्यों में चुनाव पहले खत्म हो जाएगा, उसके बाद बीजेपी को पूरा टाइम मिल जाएगा पश्चिम बंगाल पे फोकस करने के लिए। और इतने दिन जितने हम कैंपेनिंग देखे, उसमें हम देखे हैं कि कितना रिसोर्सेज, कितना लोग, कितने नेता बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भेजे हैं। तो ममता बनर्जी का ये कहना था कि उनको पता चला है कि उनके जो सोर्सेज है उनसे कि बीजेपी के तरफ से एक शेड्यूल का रिक्वेस्ट दिया गया था और यही शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन का जो आज अनाउंसमेंट था उसी में दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो इकलौती महिला मुख्यमंत्री है इस देश में और शायद इसके कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, उनके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को हराएंगे। और वो लोगों और ममता बनर्जी ने कहा कि खेला होबे जो उनका स्लोगन है वो भी उन्होंने बताया, और बंगाल की बेटी जो है, जो उनका स्लोगन है, उसको लेकर भी ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की बेटी जवाब देंगे, बंगाल के लोग जवाब देंगे। कैमरा पर्सन जीरी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कृषि कानूनों से नाराज किसानों ने 20 बीघा गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। फसल नष्ट करने वाले किसानों ने कहा कि उनके किसान भाई आंदोलन करते हुए शहीद हो रहे हैं, तो वे फसल का क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी फसलें नष्ट करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जब हमारे किसान भाई शहीद हो गए, सरकार पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब ये बताओ कि आदमी रोजी रोटी क्या के लिए कमाता है? परिवार चलाने के लिए।
जब हमारा परिवार ही नहीं रहेगा तो हम इस फसल का क्या करेंगे? फसल बर्बाद क्या करेंगे फसल का इसका हम? जी हमारे भाई शहीद हो रहे, किसान भाई दिल्ली में मर चुके हैं, हम फसल का क्या करेंगे? क्या चाहते हैं सरकार? हम ये चाहते हैं जो 3 बिल है वे वापस होने चाहिए, नहीं तो भूखे मर जाएंगे और को भूखे मार देंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर सरकार ने ज्यादा परेशान किया तो किसान अपनी फसल को जला देंगे। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान, खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। ये गलत फहमी मत पड़े किसानों के प्रति कि 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर यू टर्न ले लिया था। उन्होंने एक ट्वीट किया और बाद में उन्होंने किसानों से अपील की थी कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया था। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कमाल खान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। कमाल, बड़ी दर्दनाक तस्वीरें ये आ रही हैं एक के बाद एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों से, कि जहां किसान अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला करके इसको नष्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगले 1-2 महीनों के भीतर ही ये फसल पकने वाली है, इसकी कटाई होती तो उनको इससे आमदनी होती, मगर वो अपनी फसलों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। हमने अभी सुना टिकैत को, उन्होंने पहले तो कहा था कि खड़ी फसल में आग लगा देंगे, हालांकि बाद में उन्होंने यू टर्न लिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैसेज जो है वो नीचे चला गया है कि अपनी फसलें नष्ट करके विरोध जताना है। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें लगता है कि उनके नेता ने ये कहा इसलिए वो करेंगे। आज भी सीतापुर में, यूपी के सीतापुर में किसान ने घोषणा की थी कि वो अपनी फसल पे ट्रैक्टर चला देगा। फिर एक भारतीय किसान यूनियन के ही एक नेता है हरनाम सिंह, एक बड़े नेता हैं, वो सीतापुर पहुंचे और वहां जाके गांव के लोगों को जमा करके उसको समझा बुझा करके उनको मना किया गया कि वो अपनी फसल ना जलाएं। आज देखिए जो फसल उन्होंने जलाई, अपनी जोत दी है, ये 20 बीघा फसल है। अगर छोटा बीघा भी ले और 4 कुंतल भी एक बीघे में अगर गेहूं माना जाए तो ये 80 कुंतल गेहूं का नुकसान है, जो तकरीबन 1,60,000 रुपए का हुआ। 1,60,000 रुपया किसी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आदमी के लिए भी बहुत बड़ी दौलत होती है, किसान के लिए तो बहुत बड़ी बात है। कितने महीने में एक वो फसल तैयार करता है और अगर इस तरह उसको बर्बाद कर दिया जाए। और अभी सहारनपुर में ही कुछ दिनों पहले किसान ने अपनी फसल के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया था। बिजनौर में तकरीबन 20-22 लोग अपनी फसलों को जोत चुके हैं। मेरठ में एक शख्स ने 10 बीघा खेती के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया था। तो मेरे ख्याल से अब भारतीय किसान यूनियन को चाहिए कि वो दोबारा से अपील जारी करें, कोई ऐसा तरीका अपनाएं अपने संगठन के जरिए कि ज्यादातर लोगों तक ये मैसेज जाए कि उन्होंने ये बात गुस्से में या किसी भूलवश कह दी थी। किसान जो है वो अपने अन्न को बर्बाद ना करें, वो बहुत कीमती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के भीतर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा है कि गांधी जी और गोडसे की विचारधारा का कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर प्रज्ञा ठाकुर भी कल से कांग्रेस में आ जाएं तो क्या कांग्रेस उनका स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सच्चा सिपाही होने के नाते मैं शांत नहीं बैठ सकता और कोई भी राजनीतिक नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं। गांधी के हत्यारे गौडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। और ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार प्रदेश के और देश के लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा है, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है।
कोरोना के टीकाकरण का अभियान का दूसरा दौर 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए कोविन 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म या आरोग्य सेतु ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। सीधे वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर भी टीका लगवाया जा सकता है। सरकारी केंद्रों पर मुफ्त और प्राइवेट अस्पतालों में पैसे देकर टीकाकरण होगा। शनिवार रविवार को टीकाकरण नहीं होगा, अगले दौर के टीकाकरण की तैयारी होगी। कोविन 2.0 प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का काम होगा ताकि 1 मार्च से शुरू होने वाले टीकाकरण में कोई दिक्कत ना आए। अब 60 पार के बुजुर्गों को टीका लगाना है, 45 पार के उन लोगों को भी जो किसी और बीमारी से पीड़ित हैं। अब 1 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं लोगों के लिए जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं या फिर जो 45 से 60 वर्ष के तक के लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी कंडीशन है, उनका उसमें पूरी वो वैक्सीनेशन होगा। उसके लिए उनको ये सुविधा दी गई है कि वो किसी भी एप्लीकेशन पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप हो या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हो या हमारा जो कोविन की वेबसाइट है cowin.gov.in उस पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा सकते हैं। शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविन चीफ RS शर्मा ने बैठक की। बैठक में तय हुआ कि लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जाकर टीका ले सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को भी पता चल जाएगा कि कहां-कहां निजी या सरकारी सेंटर हैं और वो कब टीका ले सकते हैं। जो स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता छूट गए हैं वो भी वैक्सीनेशन के लिए सेंटर चुन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड या दूसरी आईडी भी देनी पड़ेगी। 45 पार के कोमॉर्बिड मरीजों को डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। काफी ट्रेनिंग मटेरियल हम लोगों ने बना लिया है। हर प्रयोग से कोई ना कोई सीख सामने आती है, कोई ना कोई लेसन समझ में आता है। तो एहतियात और टीकाकरण यही वो 2 जरिया हैं जिसके दम पर कोरोना को हराया जा सकता है। अब बड़ी आबादी तक टीका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है इस उम्मीद से कि कोरोना हारे और देश जीते। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। हॉट टॉपिक में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों की खबर के साथ निधि कुलपति आ रही हैं।